देखिए, सवाल सबसे बड़ा यह है कि चुनौतियां हमेशा दो किस्म की होती हैं। एक देश के दुश्मन से, और वो दुश्मन साफ होता है, उसकी चुनौती किसी तरीके की भी हो सकती है। उस चुनौती का अंदाजा लगाने के लिए हर राष्ट्र के पास अपने एक बड़ी सेना होती है, उसके रणनीतिक कार होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं। लेकिन एक चुनौती जो अगर पूरी दुनिया में कहीं हम देखें तो सिर्फ वो चुनौती भारत में मिलती है, और राज्यों और देशों में है, लेकिन वो बहुत ना के बराबर है। वहां का संविधान, वहां के कानून, वहां की सत्ता, वहां की व्यवस्था उन चुनौतियों को किस तरह दबाना है, किस तरह उनका मुकाबला करना है, इसके बारे में उसे पता होता है। 70 साल और 72 साल की आजादी के बाद हम जिस मोड़ पे आज बैठे हैं, ये चुनौतियां कहीं बाहर से नहीं आ रही। ये हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पाकिस्तान से नहीं आ रही, ईस्टर्न बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं आ रही, चाइना से नहीं आ रही, अमेरिका से नहीं आ रही, बल्कि सनातनी समाज ने, जिसे हम लोग आम भाषा में हिंदू समाज कहते हैं, इस देश के अंदर पिछले 70 सालों ने सनातनियों की चुप्पी और सनातनियों ने जो सुनना चाहिए था, जो पढ़ना चाहिए था, वो सब कुछ छोड़ दिया। समाज कैसा हो, शिक्षा कैसी हो, आदर्श कैसे हो, मूल्य कैसे हो, परंपराएं क्या हैं, इन तमाम बातों को इस तथाकथित आजादी मिलने के बाद से हमने सारा जिम्मा इस देश के बौने, इस देश के लचर और कमजोर और सत्ता के लालची नेताओं के हाथ में छोड़ दिया। और हमको यह लगने लगा कि सब कुछ सत्ता करेगी, सारा काम सत्ता का है। और यह कभी नहीं सोचा कि एक राष्ट्र होता है, उस राष्ट्र में, उस राष्ट्र को चलाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, उस इंस्ट्रूमेंट को सरकार कहते हैं। यह सरकार एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है किसी राष्ट्र को चलाने के लिए। ये जो नियम, ये कानून है, ये राष्ट्र को चलाने के लिए है। जो एक देश है, जिसे आप देश कहते हैं, लोग कहते हैं देश और राष्ट्र में फर्क क्या है? राष्ट्र और देश में फर्क यह है कि राष्ट्र नहीं चलाया जा सकता किसी किताब से, देश चलाया जा सकता है कानून से, किताबों से, संविधान से, आईपीसी से। लेकिन राष्ट्र जो है, उसका निर्माण हजारों साल की सभ्यता के बाद, हजारों साल के बाद एक निर्माण होता है। उसमें परंपराएं होती हैं, उसमें कुछ मूल्य होते हैं। वो कोई संविधान की किताब नहीं बताती है, उस किताबों को हमारे यहां शिक्षा में नहीं जोड़ा गया। लिहाजा आज जब हम इन जिन चुनौतियों को देखते हैं तो हम सबको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये काम सरकार का है, ये काम सरकार ने क्यों नहीं किया, इस पे कानून क्यों नहीं बनाया, ये किताब क्यों ऐसे गलत छापी हुई है। हम बेसिकली इन 70 सालों में हमारे राजनेताओं ने सत्ता प्राप्ति के लिए जो नए नए नारे दिए, जो नए नए स्लोगन दिए, जो नए नए नैरेटिव बनाए, हम लोगों ने उसे राष्ट्र समझ लिया। और राष्ट्र और देश का जो विभाजन है, जो उसमें एक बारीक सी रेखा है, उसको समझने में गलती की। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जब आप कोई फंक्शन शुरू करेंगे तो जो हम दीपों का प्रज्वलन करते हैं, यह संविधान की किताब में नहीं लिखा है, यह राष्ट्र की पहचान है। हमें कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी प्रोग्राम जब भी शुरू करेंगे तो उसमें सरस्वती वंदना होगी, यह संविधान में नहीं लिखा है, यह राष्ट्र का हिस्सा है। लिहाजा हमने उन 70 सालों में जिन नेताओं ने जिन हालात में सत्ता प्राप्त की, और तथाकथित सत्ता मिलने के बाद भी कैसे अपने राज्य को, कैसे अपने देश पे सत्ता पे काबिज रहें, इसलिए ऐसे ही लोगों का चुनाव किया। न किसी के बारे में पूछा, न किसी के बारे में जाना, भारत का शिक्षा मंत्री कौन होगा, भारत का साइंस का मंत्री कौन होगा, हमने कोई चिंता नहीं की इस बात की। बल्कि
राजनेताओं ने जो किया सो किया। हमारे समाज ने, एक वो ऐसा समाज जो वाइब्रेंट समाज है, जो हर छोटी बात पे चर्चा करता है, हर छोटी बात पे डिबेट करता है। और हम तो उस परंपरा के लोग हैं जहां रामायण के ऊपर आजकल रामायण सीरियल चल रहा है, महाभारत चल रहा है, चाणक्य चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि रामायण के बावजूद भी उसमें जो भी कैरेक्टर हैं, उसमें सीता जी हैं, उसमें राम है, लक्ष्मण है, उसमें हनुमान है, उसमें जिस तरीके से राक्षसों के रोल में हम दूसरे रावण को देखते हैं, आप देखिए कि आज भी हमारी भावनाएं, फेथ, वाल्मीकि की लिखी रामायण में जो भी कुछ है, आज भी हम उस पर डिबेट करते हैं। अगर हमें लगता है कि ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही और हम आज के परिप्रेक्ष्य में जब रामायण और महाभारत को देखते हैं, तो हमें हमारा समाज इस बात की छूट देता है कि हम उस पर चर्चा कर सकें। अगर हमारे मन में कोई तर्क है, वो गलत है, सही है, हम तब भी उस पर कर सकते हैं। वो समाज, उस समाज ने कभी ये नहीं पूछा कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, कहां से आए, क्यों बनाया, क्या उन्होंने किया। इसलिए जो राजेश भाई ने, जो चेतना मंच के तमाम सारे लोगों ने जो आज का टॉपिक रखा है कि भारत के सामने चुनौतियां, ये चुनौती तो 1947 से शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने उन हालात में हमें इस बात के लिए नहीं चेताया कि ये सत्ता प्राप्ति के बाद सत्ता की लड़ाई में जो राष्ट्र निर्माण का काम होना चाहिए था, वो राष्ट्र निर्माण का काम नहीं हुआ, बल्कि सरकारें निर्माण करने का लगातार प्रयत्न किया गया। हमारी सरकार कैसे आए, हम अपने एजेंडे को कैसे चलाएं, वो उनका निजी एजेंडा हो सकता है, राष्ट्र की चिंता नहीं की। इसलिए जो राष्ट्र निर्माण शुरू के 10 सालों में होना चाहिए था, जो दुनिया में हम जब देखते हैं कि सारे देश जब भी समय समय पर जब आजाद हुए, तो उसके शुरू के 10 सालों में कोई चुनावी राजनीति नहीं हुई। उन्होंने पहले राष्ट्र के लिए वो किया जो वोट बैंक से या चुनाव की राजनीति से दूर रह करके किया जा सकता है। लेकिन हम बदकिस्मती से हमारे यहाँ चुनाव की राजनीति पहले शुरू हो गई। बदकिस्मती से भारत की आजादी की घोषणा जो तथाकथित है, उससे पहले ही प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो गया, उससे पहले ही कैबिनेट तय हो गई। लिहाजा हम पहले दिन से इस गुणा भाग में लग गए कि हमारे लिए क्या महत्व है, हम किस तरह सत्ता पे रहेंगे, हमारी विचारधारा कैसे चलेगी और कैसे सने शने हम अपने सत्ता पे बने रहने के लिए इस राष्ट्र के अंदर जो लोग हैं उनको कैसे बांटेंगे, कैसे उनको गलत बात बताएंगे, कैसे गलत नैरेटिव क्रिएट करेंगे, कैसे हमारे पूर्वजों के बारे में हमें बुरा भला बताया जाएगा, कैसे जो उस वक्त के विलियन थे, जो हम कह सकते हैं कि उस राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों का डूबियस कैरेक्टर था, कैसे हमने उनको महान बना दिया, कैसे हमने उन महान लोग जिनको आज हम याद करते हैं 70 सालों के बाद, जब वो जमीन से बाहर निकल के आते हैं तो एक ताकतवर सच की तरह हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तब हमको ये चिंता होती है कि सुभाष चंद्र बोस को क्या किया गया, हम सोचते हैं कि वीर सावरकर के साथ क्या किया गया, हम सोचते हैं कि क्यों आज भी एक युवा जिसको 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ा दी गई, उस भगत सिंह को आज भी भारत के इतिहास में, भारत के आर्काइव में आतंकवादी कहा जाता है। तो सवाल यह है कि अगर हमने ये सोचा होता, हमारे बुजुर्गों ने किससे कहानी सुनाए होते, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा है और 70 साल किसी राष्ट्र के निर्माण में, 70 साल किसी देश के इतिहास में एक लम्हे के बराबर होता है। आज जमीन से सच निकल रहा है और लोग जानना चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ, उनको वो कैसे गायब हो गए, वो कहां चले गए। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे भारत में एक आदमी जिसका बाप, दादा, नाना, कोई रिश्तेदार छोटा बड़ा भारत का नहीं था, उससे भारत का संबंध भी नहीं था, कैसे एक शख्स जो मक्का में 1888 में पैदा होता है और उसके बाद वो बंगाल आता है 1902 के अंदर, और फिर वो आदमी कभी एक कॉलेज में नहीं गया, किसी इंग्लिश स्कूल में नहीं गया, किसी हिंदी स्कूल में नहीं गया, किसी उर्दू स्कूल में नहीं गया, और वो शख्स भारत का पहला शिक्षा मंत्री 15 अगस्त 1947 को बन जाता है। उसने कोई शिक्षा नहीं ली सिवाय मदरसे के, जो अरबी फारसी जानता था, जो भारतीय नहीं था, जो भारतीय भाषाएं नहीं जानता था, जो भारतीय सिस्टम नहीं जानता था, यहाँ के रूल, परंपराएं, मान्यताएं नहीं जानता था। क्या बात थी
कि वो आदमी बंगाल में आके बसा और वहां जहां पावर सेंटर था और किस तरीके से धीरे 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 वो भारत की राजनीति में घुसा और किस एजेंडे के साथ आया, और हमने नहीं पूछा। तो भारत का पहला शिक्षा मंत्री सिर्फ मदरसे का प्रोडक्शन, और जो कुछ उसने किया आज 70 साल के बाद देश को पता चल रहा है, क्योंकि इसमें हमारे सनातन भाइयों ने कभी वो खोज नहीं करने की कोशिश की। वो किताबें जो लोग लिख के गए थे, खुद मौलाना आजाद ने अपने बारे में जो किताब लिखी है, हमने उस किताब को नहीं पढ़ा। अगर हम इस किताब को पढ़ लेते तो आज जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों में हम खड़े हैं, ये देश 1947 के बाद आज फिर एक बार एक ऐसी तरफ खड़ा हो गया है जहां लगता है कि ये देश अपने वजूद में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। इस चिंता का कारण यह है कि जो कुछ भी हमारे पास था, हमने सब कुछ ये सोचा कि सरकार ने जो बताया है, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, वही सत्य है। लेकिन सत्य कुछ किताबों में कुछ लोग लिख के गए हैं, उसको हमने नहीं पढ़ा। मैं बात कर रहा हूं मौलाना अबुल कलाम आजाद की। हमने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मौलाना अबुल कलाम का असली नाम क्या था, जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री था। अगर उसका हमको पूरा नाम भी पता होता तो हम ये सवाल पैदा पूछते, अपने बच्चों से पूछते, अपने बुजुर्गों से पूछते कि भाई ये तो सच सच बताओ कि ये मौलाना आजाद जो मक्का में पैदा हुआ, जिसका खानदान भारत में कहीं नहीं था, ये कैसे आया और पहला शिक्षा मंत्री बन गया। हमने ये बात नहीं पूछी। इसलिए मैंने कहा कि ये बात भी सब में पूछना चाहिए कि जब आप परीक्षा के अंदर ये सवाल पूछते हैं बच्चों से कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है, तो 99% बच्चे गलत जवाब लिखते हैं। लेकिन हमने ये नैरेटिव क्रिएट किया। आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि राजेश भाई ने बताया कि मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली है। मैं आपको उसमें एक बात ऐड कर देना चाहता हूं। शिक्षा लेने तो लोग बहुत आते हैं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ हूं। मेरा परिवार वहां 1947 से रह रहा है। उसके बावजूद आप पैदा होने के बाद न सिर्फ पढ़ते हैं, बल्कि आप दूसरी चीजों की तरफ आपकी तलाश बढ़ जाती है, जिससे आपको ये चिंता होती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो बताया जा रहा है वही सच है, सच कुछ और भी है। ये जिज्ञासा वहां पैदा होने और वहां पढ़ने की वजह से हुई। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कहीं बाहर नहीं जाना है, नहीं AK-47 की बात करनी है, न AK-57 की बात करनी है। आज हमारे मन में, आज हमारे दिमाग में जो 70 सालों में झूठ भर दिया गया है, ये झूठ जैसे जैसे भी डिमोलिश होगा, ये तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, रेफरेंसेस के साथ जैसे जैसे आप इसको डिमोलिश करेंगे, यकीन मानिए 2014 हजारों साल तक पैदा होते रहेंगे। हमको कुछ नहीं करना है, अपनी जनरेशन को सच बात बतानी है। क्या मौलाना आजाद का पूरा नाम हम में से किसी को पता है? उनका पूरा नाम है सैयद गुलाम मुइनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी। ये उनका पूरा नाम है। लेकिन भारत में आने के बाद एक एजेंडे के तहत, एक रणनीति के तहत, उन्होंने खुद अपनी किताब, जो ये खुद मौलाना आजाद लिख के गए हैं, जिसका प्रीफेस हुमायूं कबीर ने लिखा है, जिनका बेटा आजाद भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होकर रिटायर हुआ, और आप सब जानते हैं वो अल्तमश कबीर ने क्या किया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस किताब में जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री था, उसने किताब लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम लिखने के बाद उस आदमी ने एक और झूठ बोला देश के साथ, एक और गद्दारी की देश के साथ। और वो आदमी कितना कमजोर और डरपोक था कि अपने मरने के पहले, उनकी मौत 22 फरवरी 1958 में हुई है, उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा और ये कहा कि ये जो इंडिया विंस फ्रीडम किताब है, इस किताब के साथ में कुछ सच्चाइयां लिखना चाहता था, लेकिन लिख नहीं पाया। मैं कहता हूं कि लिख नहीं पाए नहीं, बल्कि तुमने लिखा नहीं, इसलिए कि अगर तुम वक्त रहते ये लिख देते तो लोगों को तुम्हारा चरित्र और किरदार पता चल जाता। आपने कहा कि मेरे मरने के 30 साल बाद ये जो 30 पन्ने हैं, ये मेरी किताब में जोड़ दीजिएगा। ये सब घटना आज तथ्यों पे मौजूद है। ये किसी ऐसी किताब में नहीं लिखा है जिसे आप ये कह सकते हैं कि ये तो RSS वालों ने लिखा है, ये विश्व हिंदू परिषद वालों ने लिखा है, ये किसी हिंदू संगठन ने लिखा है। उनकी वसीयत पे 1988 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, चैलेंज किया गया। ओरिएंटल पब्लिकेशन वालों ने जब उस लड़ाई को लड़ा, 1990 में सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद उनका नया एडिशन आ गया। इस नए एडिशन को मौलाना आजाद को जिन लोगों ने झूठ बोल करके
इस देश में सेकुलरिज्म की दुकान चलाई थी, उस पार्टी के लोगों ने 1990 में जब ये किताब छपी, जिसमें वो 30 पन्ने हैं, जिसमें मौलाना ने सच बोला है, बाकी झूठ बोला है, पूरे जीवन उनका राजनीति में झूठ पे था, एक एजेंडे के तहत था। और उस 30 पन्नों का जिस्ट आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि ये जो मुखौटा लगा करके इस देश में बहुत सारे मॉडर्न अल्ट्रा सेकुलर राष्ट्रवादी मुसलमान, इन पाखंडियों के चेहरों से जब तक आप नकाब नहीं हटाएंगे, आप किसी गलत फहमी पर रहेंगे और आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। ये अपनी किताब में अपने मुंह से मौलाना अबुल कलाम आजाद लिख के गए हैं। उन्होंने लिखा है, जिन्ना वाज राइट, नेहरू वाज रॉन्ग, इट वाज नेहरू हु वांट पार्टीशन। जब ऐसे लोगों की किताबों के बारे में आपको पता चलेगा, तब आप ये सवाल तो पूछ सकते थे। 58 में हम लोग नहीं होंगे, बहुत छोटे होंगे। अगर ये किताब पढ़ी होती तो आप ये पूछ सकते थे कि कौन सा ऐसा महान कार्य इस आदमी ने कहा, कौन सा ऐसे इस आदमी का इतना बड़ा शिक्षा का ये ज्ञाता था कि आपने 1958 में जो आदमी इस देश से, इस संसार से चला गया, आपने 1992 में भारत रत्न दिया। यह सवाल पूछा जाना चाहिए। इसलिए कुछ किताबें ऐसी हैं कि जिन्हें जब आप पढ़ लेंगे तो जो आज आप जिनको चुनौतियां समझ रहे हैं, ये तबलीगी जमात, ये कौन है, कहां से आई, अगर इसका इतिहास आपको पढ़ा होता तो आज जो कुछ ये कर रहे हैं सड़कों पे, मेडिकल के अंदर, पुलिस वालों के साथ, आम आदमी के साथ जिस तरीके का व्यवहार है, आपको ये पता चल जाता, आप शायद आज इस घुटन में नहीं होते कि ये मुल्क आजाद है। लेकिन इस देश की व्यवस्था, इस देश की सत्ता ने पिछले 70 सालों में व्यवस्था को गुलाम बना के रख दिया है। वो व्यवस्था के तमाम इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, इनके ऊपर इतना दबाव है कि जब भी वो सही को सही कहेंगे तो उन्हें एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम करार दे दिया जाएगा। यही वजह है कि भारत की पुलिस, जिसका भारत के नेताओं से, किसी मंत्रालय से सिर्फ इतना ही संबंध है कि वो उससे तनख्वाह लेते हैं, वो मंत्रालय के अंडर में आते हैं, लेकिन पुलिस का अपना मैंडेट होता है, पुलिस का अपना आईपीसी का अपना कोड होता है। लेकिन आज तक 70 सालों में भारतीय पुलिस ने निष्पक्षता के साथ जो है उसको गलत कहने की हिम्मत इसलिए नहीं जुटाई कि इस देश में पुलिस सरकारों की बांदी बन के रह गई है। नेताजी चाहेंगे कि कब फायरिंग होनी चाहिए तो बताएंगे, नेताजी कब बताएंगे कि लाठी चार्ज होना चाहिए तब वो लाठी चार्ज करेगी। ये पुलिस किसी नेता के अंडर में नहीं आती है, ये पुलिस अपने मैनुअल से काम करती है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि लाठी चार्ज कैसे होगा, गोली कैसे चलेगी, कहां चलेगी। लेकिन कितनी भी जघन्य अपराध हो जाए, भारतीय पुलिस आज पिछले 5-6 सालों में उस थोड़े थोड़े घुटन से बाहर निकल रही है। लिहाजा जो काम पुलिस को करना है वो हम नहीं कर सकते, और जो काम पुलिस कर रही है उसको, हाँ, जो काम हम कर रहे हैं वो पुलिस नहीं कर सकती। तो हम एक जागरूक समाज से, खासतौर से सनातनियों से बार बार मेरी दरखास्त है कि आप सिर्फ अपने अंदर के कंफ्यूजन को, अपने अंदर की मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर लें। जिस दिन भी आपके अंदर ये करेक्शन हो जाएगा, मैं फिर कहता हूं, ये 2014 ऐसे ही नहीं पैदा हुआ है। ये 2014 इसलिए पैदा हुआ है कि इस देश में कुछ लोगों ने 2012 से एक लॉ जलाई थी, और उस लॉ जलाने से इस देश की एक बड़े लोगों के अंदर चेतना पैदा हुई, युवाओं में चेतना पैदा हुई, और लोगों को लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो लोग जैसे ही उनको ये पता चला कि हमारा राष्ट्र किस खतरे में है, किन लोगों के हाथों में है, तो 2014 पैदा हुआ। और 2014 में न कोई दलित था, न कोई यादव था, न कोई ठाकुर था, न ब्राह्मण था। तमाम सारे लोगों ने उस चुनौती को स्वीकारा, और उस चुनौती को जिस माध्यम से, जिस लोकतंत्र में उस बटन के माध्यम से आपने सत्ता का परिवर्तन किया। और यही शायद आपको हजारों सालों के बाद, 1000 साल के बाद पहली बार बोध हुआ, हम कौन हैं, हम कहां से आए थे, हमारे पूर्वज कौन थे, हमने क्या खोया है और क्या पाया है।
हमारा इतिहास क्या है, हमारे महापुरुष क्या हैं, ये बोध जब आपके अंदर होने लगा तो तमाम इस सब के बावजूद कि सरकार आई, सरकार ने कानून बनाए, कुछ अच्छे बनाए, कुछ बुरे बनाए, कुछ पे डिबेट हो सकती है। मैंने कहा कि चलाने के लिए सरकार को बहुत सारे कानून बनाने होते हैं, हटाने होते हैं। बहुत सारा हुआ, लोगों में चर्चा हुई, जीएसटी क्यों लगाया, कोई कहता है इनकम टैक्स ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन इस सब के बावजूद जिस समाज को 70 सालों में आप चुनावी की पूर्व संध्या पर कुछ दे करके वोट ले लेते थे, इस समाज को खरीदना आसान था। कोई वजह रही होगी कि 2014 में वो लुटेरे लोग, वो इस राष्ट्र को खत्म करने वाली ताकतों ने आपको लालच देने की कोशिश की और इस समाज ने पहली बार, वो समाज बिका नहीं और उसने कहा कि हम कितनी भी तकलीफ में हैं। आपने 2014 के बाद जो 2019 में आपने वोट दिया, वो इस बात के लिए नहीं दिया था सरकार को कि ये सरकार सड़क का निर्माण करेगी, इस बात के लिए नहीं दिया था कि हवाई जहाज चलाएगी। ये हवाई जहाज चलना, ये सड़कों का निर्माण, ये एक रेगुलर प्रक्रिया है, इसके लिए सरकार की आवश्यकता नहीं होती। ये तो एमसीडी से लेकर के एनडीएमसी से लेकर के बीएमसी तक बनाती रहती है, ये निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन आपको 70 सालों तक यही बोध कराया कि सड़क का निर्माण हम कराएंगे, हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे। लेकिन जिस ताकत के साथ सनातनियों ने, 90 करोड़ सनातनियों ने इस सरकार को चुनते ही ये बता दिया था कि हम आपसे सड़क की उम्मीद नहीं करते हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो राष्ट्र गर्त में चला गया है उसको लाने के लिए आप संसद का, कानून का, सुप्रीम कोर्ट का तमाम जो इंस्ट्रूमेंट है उसका इस्तेमाल करें और राष्ट्र को बचाएं। तो आपने देश चलाने और अपने निजी स्वार्थों के लिए जब वोट नहीं दिया तो सरकार बनी और सरकार बनने के बाद सरकार इस दबाव में आई कि पहले सरकारें आती थी 16% लोगों के, 5% लोगों के, 2% लोगों के, 4% लोगों के। लेकिन पहली बार सरकार को लगा कि जिन्होंने हमें वोट दिया है उन्होंने अपने स्वार्थों के लिए वोट नहीं दिया है। और एक राजा को लगा कि मैं भी शायद यहां सत्ता में लंबे समय तक अपने परिवार को स्थापित करने नहीं आया हूं। उसका अंजाम हुआ कि 2019 में 2014 से ज्यादा बड़ा बहुमत आपने दिया और यही दबाव सरकार के ऊपर रहा कि जैसे ही आपने ये कहा, सरकार को लगने लगा कि राष्ट्र निर्माण में अगर 1947 में कोई गलती की गई है तो इन गलतियों का सुधार 1947 से होगा। लिहाजा आर्टिकल 35A भी हटा, आर्टिकल 370 भी हटा और इस देश की व्यवस्था को यह समझ में आ गया कि इस देश में एक क्रांति हो गई है, इस समाज में जागृति पैदा हो गई है। तो न्यायालय भी जो 150 साल से एक मुकदमे को सुनता था, रोज पूछता था सर्टिफिकेट लेके आओ, रोज पूछते थे कि यहां पर ब्राह्म पैदा हुए हैं, इसका प्रमाण दो। लेकिन आपकी ताकत और आपके भरोसे ने सरकार में जान डाली और सरकार की एक सीधी नीति के चलते समाज जब सड़कों पे आया अपने हितों से बाहर निकल के, तो इस देश की न्यायपालिका ने 150 साल से जिस मुकदमे को लटका रखा था, मात्र 40 दिन में उसका फैसला दे दिया। जैसे जैसे आप राष्ट्र के प्रति, क्योंकि ये तय करना है कि इस देश में हजारों साल पुरानी संस्कृति चलेगी या 1400 साल पहले पैदा हुआ कोई मजहब चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि संकट की घड़ी में भी ये तय हो जाता है कि धर्म क्या है और मजहब क्या है, जिसके बारे में मैं लगातार पिछले 3 साल से बोल रहा हूं। हमने आज जो कुछ भारत के सामने एक संकट है, जो एक दुनिया की वैश्विक बीमारी से जूझ रहा है, इस महामारी से जूझ रहा है, उसमें आप देखिए धर्म क्या कर रहा है, ये सबको नजर आ रहा है। धर्म जिनका है वो उन गरीब बस्तियों में डॉक्टर जाकर के उनका मुआयना कर रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। घर बार छोड़ करके अपनी ड्यूटी, जो सरकार की ड्यूटी 8 घंटे की होती है, उसे छोड़ करके इस राष्ट्र को बचाने के लिए लोग, डॉक्टर घरों से निकले हुए हैं, पुलिस वाले अपने घर नहीं पहुंच रहे। इसे कहते हैं धर्म। और जो सड़कों पे हो रहा है, जो हॉस्पिटल में नर्सों के सामने नंगा नाच कर रहे हैं, जो डॉक्टरों को मार रहे हैं, जो पुलिस वालों की हत्या कर रहे हैं, इसे कहते हैं मजहब। तो मजहब और धर्म की दोनों का बिहेवियर, दोनों का व्यवहार क्या होता है, ये आज देश के सामने समासाद हो जाना चाहिए। हम बार बार ये झूठ बोलते हैं सारे धर्म बराबर हैं, हम बार बार ये भूल जाते हैं, ये बात कहता रहता हूं और फिर दोहरा रहा हूं
आज इस बात को समझने की जरूरत है कि दुनिया में अगर कोई धर्म था और है, और अनादिकाल तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक सिर्फ एक ही धर्म था, एक ही है और रहेगा, उसका नाम है सनातन। धर्म सनातन है, बाकी सारे मजहब हैं। मजहब पैदा होते हैं, मजहब का पैगंबर होता है, मजहब की किताब होती है, मजहब आते हैं चले जाते हैं। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, दीन इलाही, वो कहां चला गया किसी को पता नहीं है। इस देश में हजारों मजहब आए, हजारों मजहब चले गए, लेकिन अनादिकाल से सृष्टि के साथ में सनातन था और सनातन है। हम सनातन की ओर बढ़े, हम सनातन को समझें, हम सनातन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये जानते नहीं हम सनातन हैं। अगर हम सनातनी हैं और हमें ये बोध हो गया है, तो जिस दिन भी इस देश के 90 करोड़ सनातनियों को अपने सनातनी होने का बोध हो जाएगा, मैं मानता हूं ये दिल्ली में नंगा नाच, ये बॉम्बे में नंगा नाच, ये बंगाल में जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो तलवार के जोर पर सब कुछ कर लेंगे, बगैर कुछ करे सनातनी सनातनी हो जाए, उसे अपने सनातनी होने पे गर्व हो जाए, उन मूल्यों और परंपराओं से प्रेम हो जाए जिसको वो एक ध्येय दृष्टि से देखता है, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से देखता है, तो मैं मानता हूं इसी सोए हुए समाज में, जिसको लोग कहते हैं कि हिंदू समाज हजारों सालों से सो रहा है, मैं नहीं मानता। इस देश में सही तरीके से कोशिशें नहीं की गई। अगर सही तरीके से कोशिश होती तो आज ये समाज अपने परम वैभव को प्राप्त करता, और जब ये अपना समाज परम वैभव को प्राप्त करता तो भारत भी वही विश्व गुरु नजर आता जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। लिहाजा मैं फिर कहना चाहता हूं, आज जो संकट आपके सामने है उसको अगर सही समझ लेंगे, ये कुछ ऐसा ही है कि आपने जिनको चुन के भेजा है, जो सत्ता के शीर्ष पे हैं, वो एक लंबे समय के बाद यहां पहुंचे हैं, एक लंबी ट्रेनिंग के साथ यहां पहुंचे हैं, एक लंबे समय के बाद उनका उस मजहब के उन्मादियों से इनकाउंटर होता रहा है, लिहाजा वो तो उस बीमारी को जानते हैं। लेकिन ये भारतीय समाज, ये सनातनी समाज आज भी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम हम सब एक हैं, सारे धर्म बराबर हैं, इसमें कंफ्यूजन है। इसीलिए आज आप तकलीफी जमात के कारण पूरे देश को खतरे में डाल दिया गया, इसलिए आप इससे नहीं लड़ पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि हमने कभी कोशिश नहीं की कि ये जाने कि ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, किस एजेंडे के तहत आए हैं, ये क्यों बनी, कैसे बनी। इसलिए मैं 4 लाइनों में उसका व्याख्या कर देना चाहता हूं। टेलीविजन पे बड़े बड़े ज्ञानी आ रहे हैं, बड़े बड़े दानिश्वर आ रहे हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल आ रहे हैं, और घटनाओं को अलग अलग तरफ रूप से अगर मगर करके उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आम आदमी है, जो कर रहा है, सड़कों पे कर रहा है, हॉस्पिटल में कर रहा है, वो तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन उनका गुनाह तो हम सब देख पा रहे हैं। लेकिन ये टेलीविजन पे जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो मौलवी हैं, जो हाजी हैं, जो कारी हैं, जो इमाम हैं, ये जिस तरीके का प्रोटेक्शन देने के लिए आते हैं, ये जिस तरीके का आर्गुमेंट देते हैं, ये उनके जघन्य अपराधों के ऊपर चादर डालते हैं। समय आ गया है कि आप इन लोगों को इंटेलेक्चुअली काउंटर करें, जरा समझने की कोशिश करें कि क्यों भाई ये तबलीगी जमात कब बनी और कैसे बनी और किस तरह बनी। तो इसको समझाएंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा। आप सबको बता दूं, 1857 में भारत की आजादी की पहली लड़ाई हुई, उसे आजादी की पहली लड़ाई कहा गया। लेकिन क्या वजह थी कि उस लड़ाई को जब हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ रहे थे, तो उस देश में शातिर वो गिद्ध बैठे हुए थे, जिनको इस बात का डर था कि भारत के मुसलमान अगर भारतीय समाज में मिल गए और ये लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे, तो जो बहादुर शाह जफर को हमने रखा है कि लड़ाई उनके अंडर में लड़ी जाएगी, तो ये एजेंडा चला जाएगा हाथ से। तो 1857 में जो युद्ध हुआ, जो मेरठ से चला, जो मंगल पांडे ने शुरू किया था, आप देखिए कि उस आजादी की लड़ाई में मुसलमानों को कैसे दूर करा जाए। इसके लिए 1866 में उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न इलाके में एक सहारनपुर के पास एक स्कूल बनाया गया। उस स्कूल का नाम है देवबंद स्कूल। ये देवबंद स्कूल वो है जो प्रॉफिट को भी नहीं मानते, जो ये कहते हैं हमारा अल्लाह से रास्ता है, अल्लाह के अलावा हमारा किसी से वास्ता नहीं है। ये आप सोचिए कि मात्र 7-8 साल के बाद देवबंद को सिर्फ इसलिए बनाया गया कि भारतीय मुसलमानों को इस स्वतंत्रता की लड़ाई से अलग किया जाए, उसकी पहचान इसके साथ न मिल जाए। और फिर उसके बाद
ये तबलीगी जमात कब पैदा हुई और क्यों पैदा हुई? हम सबको पता है कि भारत के अंदर जो मुगलों ने कन्वर्जन किया था वो सिलसिला रुका नहीं था। बहुत सारे हिंदू जो कन्वर्ट हुए थे, बहुत सारे हिंदू जो मुसलमान चले गए थे, उस वक्त आपको याद होगा कि एक स्वामी सड़कों पे निकले थे, उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद जी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने तमाम जो मुसलमान बने थे उनको वापस लाने का काम किया। आज हम उस पूरे घटनाक्रम को घर वापसी की निगाह में देखते हैं, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक मुहिम चलाई हुई थी। उस वक्त वो उसको कहते थे शुद्धिकरण का एक पूरा अभियान चलाया हुआ था, और उस शुद्धिकरण से जो नए नए मुसलमान बने थे उनको वापस हिंदू उसमें लाया गया। और ये जो आपके हरियाणा के पास जो एक जगह है मेवात, यहाँ सबसे ज्यादा लोग ऐसे थे, उसमें लोगों के नाम ऐसे थे संजय खान, सुरेंद्र खान। तो ये सब लोग नए नए कन्वर्ट हुए थे, इनको वापस लाना आसान था। लेकिन इसी के अंदर एक घटना छुपी हुई है जिसका जिक्र लोग करते हैं, आधा अधूरा करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद को अब्दुल रशीद नाम के एक जिहादी मुसलमान ने हत्या कर दी। ये हत्या 1926 में हुई, और 1926 के बाद जब इस मामले पे गांधी जी के पास जब लोग गए तो अब्दुल रशीद का गांधी जी ने न सिर्फ बचाव किया बल्कि ये कहा कि इसमें गलती श्रद्धानंद जी की है, वो क्यों ऐसे उकसावे वाले काम कर रहे थे जिससे अब्दुल रशीद की मजहबी भावनाएं भड़क गई और उसने हत्या कर दी। उन्होंने अब्दुल रशीद की इस हत्या को जो स्वामी श्रद्धानंद की थी उसे जस्टिफाई ठहराया। और आप देखिए कि 1926 में यह होता है, और 1927 में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देवबंद की विचारधारा से प्रेरित होकर तबलीगी जमात का निर्माण होता है। और यह तबलीगी क्या है? तबलीग का मतलब होता है अपने मजहब का प्रचार करने वाला। जमात का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम अपनी आम बोलचाल भाषा में कहते हैं ये पत्रकारों की जमात है, ये डॉक्टरों की जमात है। तो ये तबलीगी जमात पिछले 100 साल से कर क्या रहे हैं? इनका एक ही काम है, ये घर घर जाते हैं। जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में था तो ये वहां भी आया करते थे और तबलीग करा करते थे। और तबलीग करने के अंदर इनकी जो बातचीत होती है उसमें इस्लाम के बारे में कम, ये उस जमाने की बात बता रहा हूं मैं, 80 के दशक की बात बता रहा हूं। तब ये आते थे और कहा करते थे कि मुरादाबाद में दंगा होने वाला है, वहां मुसलमानों के पास हथियारों की कमी है। ये इस किस्म की भाषा करा करते थे, और मुसलमान बच्चों को और मुसलमान लोगों को रेडिकलाइज करा जाए, इस भारत देश के खिलाफ खड़ा जाए, कैसे गजवाए हिंद करा जाए, कैसे दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने की बात करते थे। लेकिन इन्होंने एक मुखौटा लगा रखा था कि भाई हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मजहब का प्रचार कर रहे हैं। और इन सब लोगों को मौलाना आजाद के जमाने भी मौलाना आजाद तबलीगी जमात में गए, मौलाना जाकिर हुसैन तबलीगी जमात में गए। ये तमाम सारे लोगों का इनको एक बहुत बहुत जिसे कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड सपोर्ट इनको था। जैसे आज आप टेलीविजन पे देखते हैं किसी पार्टी का मुसलमान आए, कैसा भी आए, कश्मीर का आए, कन्याकुमारी का आए, लेकिन इतना अगर मगर करके वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा कि देखिए साहब ये तो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। वो यही काम मौलाना आजाद, जाकिर हुसैन और नूरुद्दीन और तैयब जी तमाम जैसे लोगों ने किया। हम नहीं समझ पाए। आज जो चुनौती है हमारे सामने, इस चुनौती को हमें चौतरफा इसलिए लड़ना है कि कुछ लोगों ने ये तय कर लिया है, वो जो मंसूबे थे 1946 में पाकिस्तान बनाने के बाद। इसलिए हमारी जनरेशन को, मेरी जनरेशन को सिर्फ दुख इस बात का है कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे सही बात क्यों नहीं बताई, वो क्यों इतने डर गए थे, क्यों उनके ऊपर एक ऐसा खौफ का साया था कि घर में बातचीत में भी उन्होंने वो बातें नहीं बताई ताकि कहीं उनका बच्चा भटक न जाए। मुझे लगता है कि इतना लंबा जीवन समाप्त करने के बाद जो भटकाव मेरे अंदर आया है, अगर मैं सही हूं तो इस देश के हर आदमी में ये भटकाव आ जाए, वो भटक जाए, क्योंकि भटकने से राष्ट्र बचाया जा सकता है और न भटकने से हम अपना घर नहीं बचा पाएंगे। आज हमारे सामने ये चुनौती, ये घर के दरवाजे पे दस्तक दी जा रही है। और शायद हम ये समझते हैं कि कश्मीर में 5 लाख मुसलमानों के साथ क्या हुआ, हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने क्या किया, क्या फर्क पड़ता है। और जब फर्क नहीं पड़ा तो 1990 हो गया, 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को निकाल करके वहां से भगा दिया गया, 2,500 लोगों को मारा गया। क्यों मारा गया हमने कभी नहीं सोचा। हमने कभी कश्मीर की तरफ ध्यान नहीं दिया कि भारत के राष्ट्र में
एकमात्र ऐसा स्टेट जो मेजोरिटी स्टेट है, उस स्टेट के अंदर मुसलमानों की मेजोरिटी है, उनका संविधान भी अलग है, उनका झंडा भी अलग है, उनके कानून भी अलग हैं, उनके नियम भी अलग हैं, और साफ साफ हिंदुओं के लिए अलग कानून है और मुसलमानों के लिए अलग कानून है। अगर ये भी हमने पिछले 70 सालों में जान लिया होता तो बंगाल में मालदा ना बनता, कैरा ना बनता, मेरठ ना बनता, मुरादाबाद ना बनता, रामपुर ना बनता, ये अलीगढ़ ना बनता, ये आजमगढ़ ना बनता। ये जो 500 कश्मीर भारत की धरती पे पैदा कर दिए हैं इस सेकुलरिज्म ने और सनातनियों की खामोशी ने, और हमने उनको काउंटर और चैलेंज नहीं किया, इसलिए आज इस सब के बावजूद भी कि देश में एक ताकतवर सरकार है, डिसाइसिव सरकार है, कानून अपना काम कर रहा है, आप उनकी कोशिश देखिए कि वो आज भी इसी कोशिश में लगे हैं कि हम इस बीमारी का इस्तेमाल कैसे इस राष्ट्र के खिलाफ करें। तो वो इस देश में डॉक्टरों की हत्याएं हो रही हैं, पुलिस वालों की हत्याएं हो रही हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो ये मानता है कि अगर जिहाद करने के लिए कुछ लोगों की जान भी चली जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो जिन लोगों को मरना है वो मरना चाहते हैं, लेकिन आपको साथ लेके मरना चाहते हैं। इसलिए सरकार के किसी कानून को नहीं मानने के लिए तैयार है, सरकार के किसी डायरेक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपनी इसी ताकत से आपको डराते रहे हैं कि हम मस्जिद नहीं सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, तो आप डर जाते हैं और गाड़ी खोल के रुक जाते हैं। ये जो आपका रुकना है, अगर आपने इनको सड़कों पे नमाज पढ़ने से नहीं रोका तो याद कीजिए दिल्ली की गोकुलपुरी कॉलोनी में ये सड़क पे घर के सामने नमाज पढ़ते थे, घर के बाद घर के आंगन में पढ़ने लगे, घर की छत पे पढ़ने लगे, और बहुत सारे लोगों को मकान खाली करके जाना पड़ा। हमारा समाज नहीं जागा क्योंकि हम मेरा तेरा में लगे हुए थे। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं आज भारत सरकार से, आपके माध्यम से राजेश भाई, चेतना मंच के माध्यम से, कि भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के तहत राइट टू रिलीजन का अधिकार है। उस राइट टू रिलीजन के अंदर जो दिया गया है कि आप अपने धर्म की, अपने मजहब की पूजा कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उसको किस तरीके से करना है वो भी कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त भी नूरुद्दीन और मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने उसमें दबाव डाला, और अगर आप डिबेट देखें 1948 की जो सारी की सारी मौजूद है, उसमें कहा नहीं, राइट टू प्रोपेगेट भी इसमें करा जाए। तो आज राइट टू प्रोपेगेट भी है। मैं मानता हूं कि वो जिस तरीके से संविधान में बहस के बाद आया है, और तमाम वो मुसलमान लीडर जिनका एक बेटा अमेरिका पाकिस्तान चला गया, दूसरे लारी साहब यहां मौजूद रहे, तो आप उन घटनाओं को देखें तो आज आपको लगेगा कि ये जो राइट टू रिलीजन है, इसके जो सब क्लॉज हैं, उसमें कुछ बातें बड़े साफ तौर पे कही गई हैं। उसमें कहा गया है कि आपको अपने धर्म को मानने और उसे उसकी आस्था में रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन राइट टू प्रोपेगेट के साथ में दो बातें कही गई हैं जो भारत सरकार आज कर सकती है। ये इतना फिट केस है आज के संदर्भ में कि आप इस घटना को बेस मानिए और इसके बाद इस पे कार्रवाई कीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि ये जितने भी ये जो राइट टू रिलीजन है, इसके अंदर लिखा गया है कि आप अपने राइट की प्रैक्टिस, रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे प्रोफेस कर सकते हैं, और राइट टू प्रोपेगेट है, आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे जो क्लॉज है उस पे जाइए, उसमें लिखा है ऑल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। लिखा हुआ है दीज द राइट टू प्रोपेगेट, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोफेस इज सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी। अगर तबलीगी जमात ये सहारा ले रही है कि हम धर्म का और मजहब का प्रचार कर रहे हैं, तो भारत सरकार को यह पूछना चाहिए कि उसी संविधान में लिखा गया है पब्लिक ऑर्डर। तो आज पब्लिक ऑर्डर क्या हो रहा है? ये जो पुलिस है ये पब्लिक ऑर्डर का काम करती है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है। तो आप अपने मजहब के प्रचार की आड़ में तबलीगी जमात ने पूरे देश में जो खेल खेला है, आज पुलिस के ऊपर जो हत्याएं हो रही हैं, जो गोली चल रही है, जो मारा पीटा जा रहा है, ये पब्लिक ऑर्डर में आता है। और मॉरलिटी की बात अगर आप करते हैं तो उसमें मॉरलिटी में ये आता है कि जो डॉक्टर है जिसने शपथ ली है कि वो मरीज किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, वो मरीज जब उसके सामने आएगा तो वो इसका इलाज करेगा। तो इसमें पब्लिक ऑर्डर के बारे में बता चुका हूं मैं कि पूरे मुजफ्फरनगर, मेरठ में क्या हो रहा है, आपने मुरादाबाद में कल देखा क्या हो रहा है। क्या मॉरलिटी के अंदर ये नहीं आएगा
कि जो डॉक्टर आपकी रक्षा कर रहे हैं, जो नर्स आपको दवा दे रही है, आप उसके सामने नंगे खड़े हो रहे हैं, आप उसके सामने अश्लील हरकतें कर रहे हैं, आप उस पर कमेंट कर रहे हैं अश्लील। इन दोनों चीजों को बुनियाद देश की सरकार बनाए और भारत के संविधान में से ये जो राइट टू प्रोपेगेट है, आप अपने मजहब को प्रोपेगेट करते हैं, प्रचार करते हैं, और ये प्रचार कौन से मजहब को करते हैं? ये वहाबियत को करते हैं, ये ईरान वाले को करते हैं, ये सऊदी अरब वाले को करते हैं। इसके ऊपर विचार होना चाहिए और ये सब क्लॉज समाप्त होना चाहिए कि जो मजहब अपने प्रचार में पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करता है, इमोरल हरकत करता है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और तबलीगी जमात के लोग जो पकड़े जा रहे हैं, जिनके ऊपर कई सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये मौका है कि भारत के संविधान में इस क्लॉज को खत्म किया जाए और पुलिस को, डॉक्टरों को प्रोटेक्शन देने के लिए आर्मी को बुलाया जाए। और सन 1965 और सन 1971 की तरीके में जिस तरीके से तमाम नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, ये लॉकडाउन नहीं होगा, नागरिक अधिकारों को सस्पेंड किया जाए और सड़कों पे बोला जाए कि देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया जाए। एक कानून बना था उस जमाने, हम सब उसको याद रखते हैं, और उसको याद रखने की एक वजह यह भी है कि भारत के एक राज्य बिहार में एक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आजकल बीमार हैं, लालू प्रसाद यादव। जिन दिनों लालू प्रसाद यादव जेल में थे, उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ, और जिन हालातों में जन्म हुआ उन्होंने उसका नाम रखा मीसा भारती। उस समय भारत के अंदर मीसा लगा हुआ था, और मीसा का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उस दरमियान में वो बेटी उनकी पैदा हुई और उनका नाम मीसा भारती रखा। हम लोग मीसा भारती नाम पढ़ते हैं, लेकिन पूछा नहीं मीसा क्या था। आज मीसा को दोबारा भारत में लागू करने की जरूरत है। ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लागू किया जाए, जिसके तहत पुलिस के ऊपर कोई भी, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कोई भी आदमी हाथ उठाएगा, पुलिस को अधिकार होगा उसको शूट करने का। ये देश अब हैंड ग्लव से नहीं चलेगा। ये जो किड ग्लव्स है कि हम नहीं देखिए सबको देखना है, इससे चलने वाला नहीं है। 70 सालों में आपने इस देश को चलाया है, इसलिए आज आप संकट के ऐसे माहौल पे खड़े हो गए हैं कि ना पाकिस्तान को दोष दे सकते हैं, ना बांग्लादेश को दोष दे सकते हैं, ना इस्लामिक वर्ल्ड को दोष दे सकते हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दुश्मन आपके पास है, आपके आधार कार्ड है उसके पास, आपका नागरिक है, वो आपके देश की सब्सिडी लेता है, आपके देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, आपकी नदियों का पानी पीता है, लेकिन इसी देश की नदियों में वो जहर मिलाना चाहता है जो कुंभ में करने की कोशिश की थी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि राजेश भाई इस मुहिम को जारी रखें। मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं देश भर में जो समय समय पे इन घटनाओं के बारे में देश को जागृत कर रहे हैं। न उनका कोई राजनीतिक दल है, न उनकी कोई विचारधारा है, न वो किसी से संबंधित है। अगर उनके मूल में कोई एक चीज है, अगर वो सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक दुनिया भर में ये बात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, तो उनके मूल में सिर्फ राष्ट्र है। और राष्ट्र बचेगा तो हमारी संस्कृति भी बचेगी, हमारा धर्म भी बचेगा। और अगर राष्ट्र नहीं बचा तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में जो स्थिति हो रही है, आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये जो विकास है, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो टेक्निकल खोज है कि आप चांद पे पहुंच गए, आपने फला जेट बना लिया। आज बड़े बड़े जेट बनाने वाले देश, बड़ी बड़ी दुनिया में बातें करने वाले देश जो हैं, नतमस्तक हो गए हैं प्रकृति के इस दौर में। और सिर्फ एकमात्र देश भारत है जो अपनी परंपराओं, अपने साधनों से, अपनी मान्यताओं से, अपने पुरुषार्थ से इस लड़ाई को लड़ रहा है। 130 करोड़ की आबादी का देश, जहां गरीबी है, जहां भुखमरी है, जहां बहुत सारी चीजें नहीं है, हजारों लाखों लोग भूख से प्यासे हैं, उसके बावजूद भी सड़कों पे निकल के देखिए, जो लोग सड़क पे गरीब लोग चल रहे हैं, वो ये कहते हैं हम भूखे हैं, हमें तकलीफ है, लेकिन फिर भी देश की सत्ता सही काम कर रही है। ये बोध हो गया है। लिहाजा हम ये मानते हैं कि हम एक बार मजबूती से जो आपने 1914 में नहीं किया, जो आपने 1914 में नहीं किया, जो आपने 2020 में नहीं किया, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। राजेश भाई मुहिम चलाइए। आपने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो सरस्वती वंदना गाई थी। ये नियम बनाए कि हमारे घर में सरस्वती वंदना होनी चाहिए। ये बताएं बच्चों को कि पैर छूना जो है उसके पीछे साइंस है। ये बताएं बच्चों को कि साइंस क्या है। आज भी हमारे यहां किसी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान से लौटने के बाद
बिना नहाए हम घर के और सदस्यों के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं। इन्हीं का मजाक उड़ाया जा रहा था। हम खाना हाथ धो के खाते हैं, हम नमस्कार करते हैं। ये पूरे सनातन में जो भी कुछ था, आज इस घटना ने सनातनियों को मौका दिया है कि वो अपनी पुरानी परंपराओं को, जिन्हें भूल गए हैं, जिन्हें कुछ पाखंडियों ने समाप्त कर दिया है, जिन्हें इस देश के लोगों ने एक बनबोना बना दिया है, जिससे हम दूर होते चले जा रहे हैं, इस मौके का फायदा उठाएं। ये लड़ाई है, ये बीमारी है, राज इसके लिए अपना कोशिश कर रहा है। राज जो नियम उठा रहा है, जो कानून बना रहा है, वो राज्य को करने दीजिए। मेरा और आपका काम सिर्फ यही है, इस राष्ट्र को बचाने के लिए सनातन का हाथ जो मजबूती से पकड़ लेगा, जो भी सनातन का हाथ मजबूती से पकड़ लेगा, हजारों करोड़ों साल तक उसे किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग मेरी बातचीत सुनते रहें। मैं चाहता हूं कि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मुझसे करें, राजेश भाई। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवाल लोग पूछना चाहते हैं, 25 से ज्यादा लोगों ने हाथ उठाया है। लेकिन एक सवाल मुझे लगता है कि सब पूछ रहे हैं कि जब तबलीगी लोग अपना इलाज करवाना नहीं चाहते तो सरकार को उनको उनके भरोसे क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए? एक है इसमें राजेश भाई, सरकार में और समाज में फर्क सीखिए। सरकार ने संविधान की शपथ ली है जी, और संविधान की शपथ जो है वो सरकार को ऐसा करने और ऐसा बोलने से रोकती है। मैंने और आपने शपथ नहीं ली हुई है, इसीलिए शायद हमारी बातचीत में जो बेबाकी है, जो कर्नल RSN सिंह की बात में बेबाकी है, GD बख्शी हैं, ललित अंबरदार हैं, कैप्टन रिजवी हैं, ये इसीलिए है कि हमने कोई शपथ नहीं ली है। हमने शपथ इस राष्ट्र से ली है कि जो आम भारतवासी हैं, हम इसके प्रति उत्तरदायित्व हैं। हम सरकार से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एक सरकार है, उसे अंतरराष्ट्रीय मापदंडों का, गलत या सही का भी उसे अनुपालन करना होता है। वो किसी विधि विधान से बदी होती है। वो ये तो कर सकती है कि कानून के मुकाबले उनके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन समाज में ये जो एक काम चल रहा है आजकल, जिसे आप सुन रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, जी जी, ये सोशल डिस्टेंसिंग से समाज को समझ में आ गया कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो काम आप कर सकते हैं, जो सरकार नहीं कर सकती, सरकार की मजबूरियां होती हैं, मैं और आप भी सरकार में होंगे तो बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। हम एक काम जरूर करें, ये बीमारी आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 मई के बाद दोबारा लॉकआउट नहीं होने वाला है, लेकिन 3 मई के बाद इस संकट की चिंताओं को जो आप लोग आज इकट्ठे हुए हैं, इस संकट से लड़ने के बाद एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होनी है, इसके बाद एंटी सोशल डिस्टेंसिंग को जारी रखिएगा। वाह भाई साहब, लोग ये पूछ रहे हैं जी कि क्या बहुत सारे देशों में ऐसे लोगों का आर्थिक बहिष्कार किया गया, क्या भारत में भी ये रास्ता अपनाया जा सकता है क्या? देखिए, हमारे यहाँ हमारी परंपरा है, गांव में चले जाइए, किसी ने किसी की बेटी को छेड़ा, किसी ने कोई चोरी की, उस सनातनी परंपरा के अंदर ना पुलिस थी ना थाना था। उस सनातनी परंपरा में जो भी उस समाज के नियम बने हुए थे, जो जीवन शैली थी, उसके विरुद्ध जब भी कोई काम करता था तो लोग उसका सामाजिक बहिष्कार करते थे। होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। क्या आज जो मैंने कहा कि देखिए 2 चीजें हैं राजेश भाई, देश को सरकार चलाएगी, सरकार को चलाने दीजिए। सरकार पे दबाव राष्ट्र बनाएगा, लेकिन समाज जो है दबाव बनाता है राष्ट्र को बनाने के लिए। हम राष्ट्र के निर्माण में लगना चाहिए। इसलिए मैंने जो आज आपने बात कही, मैं कहता हूं कि अगर आप अपने घर में देखिए कि कोई बच्चा अगर आपकी बात नहीं मानता है, आप उसे हर प्रकार से समझाने की चेष्टा करते हैं, और जब वो बिल्कुल नहीं मानता है तो हम क्या कहते हैं, भाई छोड़ दो, भाई इसको छोड़ दो, जो ये करना है छोड़ दो, हम इससे आज से कोई बात नहीं करेगा, कोई इसको खाना नहीं देगा, कोई इसको हम करते हैं कि नहीं? हमारे DNA में वो है कि नहीं है? तो जब हमने ये सोच रखा है, तो जो बात आप कह रहे हैं, ये तो समाज को तय करनी है, सरकार कानून नहीं बनाएगी। क्या आपको सब्जी किससे लेनी है, फल किससे लेना है, आपको तय करना है कि जो परचूनी की दुकान है वो किससे लेनी है। लेकिन आपने धीरे धीरे
अपने लोगों को कमजोर कर दिया। आज पूरी सब्जी मंडी किन लोगों के हाथों में है जो थूक लगा लगा के बेच रहे हैं। फल मंडी किन के हाथों में है जो थूक लगा लगा के बेच रहे हैं। इस देश के बार्बर की पूरी चेन किसके हाथ में है जो थूक लगा के बेच रहे हैं। इस देश के प्लम्बर्स का काम किसके हाथ में है जो थूक लगा के बेच रहे हैं। सवाल यह है कि हमने भी ये मान लिया है सनातनियों ने कि सिर्फ हमें सरकारी नौकरी करनी है और कुछ नहीं करना है। अगर देश को बचाना है तो आपके पास जो नॉन वायलेंट तरीका है, जो गांधी जी ने किस तरीके का इस्तेमाल किया, मेरा उससे बहुत ज्यादा मैं सहमत नहीं हूं। नॉन वायलेंट तरीका है, बिना चिल्लाए, बिना बहुत बड़ा बड़ा प्रोपेगेंडा किए हुए आप बहिष्कार उन लोगों का करिए जो राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और इस राष्ट्र को गजवाए हिंद के माध्यम से दारुल हुर्ब से लेकर के दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। जो जिस स्थिति में है, जहां पर भी है, अलग अलग जगह बहिष्कार होना चाहिए। और जो हमारे साथ है, जो राष्ट्र के लिए है, उसका कस के उसका साथ देना चाहिए। लिहाजा ये आपके आज जितने भी साथी आए हैं, दोस्त आए हैं, वो कितना भी करोड़पति हो और कितना भी खरबपति हो और कितना भी हजारपति हो, महत्व इस बात का नहीं है। इस बीमारी ने नहीं पूछा कि कौन कितना एडवांस है, किसकी कितनी BMW है और किसकी कितनी बड़ी बिल्डिंग है। ये बीमारी सबके लिए है और इस बीमारी ने हम सबको एक मौका दिया है कि हम फिर दोबारा से उसी सनातन की तरफ लौटें। हमारे अंदर भी जो घमंड पैदा हो गया था कि पैसे वाला सब कुछ कर सकता है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, आज अमेरिका में 30 सेकंड में एक मौत हो रही है। कल सुबह 7 बजे भारतीय समय के अनुसार अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़े ग्रुप को मुझे संबोधित करना है। वहां के लोग चिंतित हैं और ये पूछ रहे हैं कि आप जिस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई हम क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं। मैंने कहा आपने अपने आप को इस तथाकथित साइंस के इतना सुपुर्द कर दिया है कि आपके अंदर की जो शक्ति है रेजिस्टेंस की, वो समाप्त हो गई है। भारतीयों की शक्ति अभी भी रेजिस्टेंस उनमें बाकी है और यही मत कीजिए, ये एंटी सोशल डिस्टेंसिंग को जारी रखिए। समाज में जिन लोगों ने इस राष्ट्र को चोट पहुंचाई है उनका बायकॉट कीजिए, लेकिन साथ साथ हम तमाम सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि जिस देश ने इसको पैदा करके दुनिया में फैलाया है उस राष्ट्र का भी बहिष्कार होना चाहिए। ये जो गणेश जी और जो लक्ष्मी जी, जो हमारा परंपरागत एक कुम्हार बनाता था, ये पड़ोसी देश से आने लगे हैं और हम 10 पैसे के लालच में बचाने के लिए हम अपने उस परंपरागत उस ट्रेडिशनल कुम्हार से नहीं खरीदते। उस देश ने 5 रुपए में भी आपको गणेश जी और सरस्वती बेच दिए, हम उसको अपने घर में लाते हैं। किसकी इकोनॉमी मजबूत करते हैं? जो देश के दुश्मन देश हैं, जो देश के गद्दार लोग हैं, किसकी इकोनॉमी मजबूत करते हैं। तो ये बाइकॉट सिर्फ इंडिविजुअल तक नहीं रहना चाहिए। अगर कोई राष्ट्र जिम्मेदार है तो वो राष्ट्र है चाइना, उसका भी खुलकर विरोध होना चाहिए, लेकिन ये काम साइलेंट होने चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए। जी राजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है और मैं ये चाहूंगा बड़े भाई साहब पुष्पेंद्र जी, एक आज संतोष नहीं हुआ, 2-2.5 घंटे का एक बड़ा सेमिनार करना चाहता हूं जिसमें लोग सवाल जवाब भी कर सके। आज सवाल जवाब मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा आपसे। मैं चाहूंगा कि आप एक दिन समय, हमको लंबा समय कभी भी ले लें, कोई बात नहीं। हम तो इस वक्त हम ये बहाना नहीं बना सकते ना कि हम बिजी हैं। 350 लोग आपको इस समय सुन रहे हैं। क्या बात है। इज ए प्लेजर, इज ए ऑनर टू मी दैट अर्ली इन द मॉर्निंग आई एम। अच्छा, जब आप लोग बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब आप सब बात करते मुझे लग रहा था मैं किसी पार्क में आ गया हूँ। सब लोग मिल गए और आप सोचिए कि मैं तो घर के नीचे नहीं उतर पा रहा। मेरे तो देश भर से लोगों ने कह दिया है कि कुछ हो जाए आप मत उतरिएगा, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। लोगों को बड़ी चिंता है और मैं उनसे कहता हूँ ये आपका प्यार है और मैं सच में घर से नीचे नहीं उतर रहा। जो भी कुछ है मैं घर के ही अंदर हूँ, लेकिन आप इसको दोबारा करें, फिर करें और जब करें। चेतना मंच में तो जब मैं पहली बार आया था तभी मुझे लगा कि यही वो समाज है जिसे जगाना है। अगर इसमें से एक जग गया तो देश जग जाएगा, क्योंकि गरीब का बच्चा अगर जगेगा या बिगड़ेगा तो एक परिवार बिगड़ता है और एक परिवार बनता है। अमीर का बच्चा बिगड़ जाता है तो राष्ट्र बिगड़ जाता है। क्या बात है। भाई साहब, लोग पूछ रहे हैं कि आपसे कैसे जुड़ सकते हैं वो लोग। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि अभी मैं एक सीरीज ये कर रहा हूं राजेश भाई, कि एक हमारा फेसबुक पेज है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी भाई साहब, उसके माध्यम से हमने एक सीरीज ये शुरू की है कि मैं बोला 11 तारीख को करीब उसमें 1 घंटे तक पूरे देश भर में 1,70,000 लोग जुड़े उससे।
उसके बाद में फिर कैप्टन सिकंदर रिजवी बोले 14 तारीख को। आज शाम 17 तारीख है आज शाम 5 बजे ललित अंबरदार जो हैं, जिनको आप अक्सर टेलीविजन पे देखते रहते हैं, जिनका पूरा घर जला दिया गया, जिनको भाग करके कश्मीर से आना पड़ा, और बहुत ही डैशिंग आदमी है, पढ़े लिखे, आप इंजीनियर हैं, डिजाइनिंग इंजीनियर हैं, जीवन अपना जी रहे हैं, अपनी परेशानियों को साझा नहीं करते। वो पुष्पेन कुलशेष फेसबुक पेज पे 5 बजे लाइव रहेंगे। 2 दिन के बाद 19 तारीख को संडे को स्वर्गीय वीर सावरकर के ग्रांड नेफ्यू रंजीत सावरकर उस पे लाइव रहेंगे। इस तरीके से मैं उस पेज पे RSN सिंह साहब भी आएंगे, उस पे पंडित सुशील पंडित भी आएंगे, उस पे प्रोफेसर कपिल कुमार भी आएंगे जो हिस्ट्री के हैं। ये तमाम जिन्होंने, आपको पता है लाल किले में सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम बनाया है प्रोफेसर कपिल कुमार, इन तमाम सब लोगों से मैंने कहा है कि कुछ नहीं आपको करना है, मैं यहीं से आपको पेज का एडमिन बनाऊंगा और आपको अपनी बात कहनी है, क्योंकि इस वक्त लोग घर में हैं और आपको सुनना चाहते हैं कि टीवी पे सुनते सुनते कोरोना से लोग भी बहुत बोर हो चुके हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अब हम मिलकर, मैं माफी चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने सवाल पूछने थे, समय की सीमाओं की वजह से नहीं पूछ पाए, लेकिन जल्दी ही भाई साहब को दोबारा से बुला के 2.5-3 घंटे का सेमिनार करेंगे और आपकी सब जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करेंगे। कल का सेशन बिजनेस सेशन है और बिजनेस एंड लॉकडाउन F&Q, इसके ऊपर एडवोकेट संजय जैन हमसे बात करेंगे। कल समय पर आप लोग आ जाइएगा। मेरी फेसबुक पर इस सेमिनार का लिंक रहता है कवि राजेश चेतन पर, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। पुष्पेंद्र भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन भैया शांति पाठ प्ले करो। एक राजेश भाई 1 मिनट लूंगा आपका। लीजिए भाई साहब लीजिए। राजेश भाई 1-2 मिनट, ये आप सबको नजर आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये क्या है, कभी नहीं सोचा। 2 मिनट लूंगा क्योंकि मैं हर बार बताता हूं, क्योंकि हम सब लोगों को कुछ पता होना चाहिए। बताइए। 1957 में भारत की पार्लियामेंट में इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि भारत का पक्षी होगा, भारत का एनिमल होगा, भारत का फूड होगा, फ्लावर होगा, फ्रूट होगा, राष्ट्रीय गीत होगा, लेकिन भारत का कैलेंडर कैसा होगा? जी। इस पे चर्चा हुई और चर्चा के बाद ये पास हुआ 1957 में कि भारत का कैलेंडर सतसंवत से होगा। अच्छा। और ये कहा गया कि यही कैलेंडर सरकार जारी करेगी। लेकिन कौन वो लोग थे, किसकी साजिश थी कि सतसंवत का कैलेंडर नहीं जारी होता और ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, जो इंग्लिश कैलेंडर है, जिसका भारत और साइंस से कोई मतलब नहीं है। और मैं तो इसको कहता हूं कि एक सेकुलर देश के अंदर किसी मजहब के रहनुमा के नाम से कैसे हो सकता है? बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट से कैसे कैलेंडर हो सकता है? तो हमने औरंगाबाद में बहुत बुजुर्ग 80-80 साल के लोगों की मदद से देश में पहला भारत की पार्लियामेंट में पास किए हुए कैलेंडर को प्राइवेटली जारी किया है। और इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी दीवार पर यह कैलेंडर नहीं है, ये सनातन क्रांति है। इस कैलेंडर के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, औरंगाबाद में अभय मराठे जी हैं, 80-82 साल के, लड़ रहे हैं। भारत के रिजर्व बैंक ने यह ऑर्डर कर दिया है कि जो भी चेक सतसंवत से देगा उसे लिया जाएगा। वोडाफोन कंपनी भी मुकदमा हार गई हम लोगों से, उसने कहा हम भी लेंगे। इस देश में हमें इस पे मुहिम चलानी चाहिए। और ये जो कंपनियां हैं जहाज उड़ाने वाली, जो गंदे कैलेंडर बनाती हैं, जिसे नेता लेने के लिए लाइन लगाते हैं, ये कैलेंडर आपके घर में होगा तो आने वाली जनरेशन सनातन की तरफ गर्व करेगी। इसलिए इस कैलेंडर को प्राप्त करने के लिए भी मैं अपने लिंक के साथ में पता भेजूंगा। वो लोग इसको देख रहे हैं, मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि आम लोगों तक पहुंचा देना। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मजा आया। और सारी बात यह है कि आज आपने मुझे सुबह सुबह उठा दिया। थैंक यू वेरी मच।